तो एक बात साफ है, युद्ध के जो नियम हम जानते थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, हमेशा के लिए। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी गूंज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव तक पहुंच रही है। आज की इस ब्रीफिंग में हम इसी नई हकीकत को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कल के युद्धों के लिए भारत को अपनी तैयारी कैसे करनी होगी। जरा इन दो कीमतों पर नजर डालिए। एक तरफ है अमेरिका का E3 सेंट्री एवैक्स, इसकी कीमत $300 मिलियन, और दूसरी तरफ ईरान का शहीद ड्रोन, सिर्फ और सिर्फ $20,000 का। अब सोचिए, क्या हो अगर 27 मार्च 2026 को ये $20,000 का ड्रोन उस $300 मिलियन के विमान को आसमान से नीचे ले आए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये वो डरावनी हकीकत है जो आज की जंगों का नया चेहरा बन रही है। और देखिए, ये कोई तुक्का या हादसा नहीं होगा, ये होगा एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असमित युद्ध का एक सोचा समझा सटीक प्रदर्शन। यही है आज की जंग का नया गणित, एक ऐसा गणित जो हमें मिलिट्री पावर को बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर रहा है। अब बात ये नहीं रही कि आपके हथियार कितने ज्यादा एडवांस्ड हैं, नहीं, अब तो सवाल ये है कि आपके पास वो हथियार कितनी ज्यादा तादाद में हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ही क्वालिटी बन गई है। तो चलिए इस पूरे मसले को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई तरह की जंग आखिर है क्या। फिर उस एसिमेट्रिक टूलकिट को डिकोड करेंगे जिसका इस्तेमाल दुश्मन कर सकता है। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठाएंगे, क्या हमारे सुपर वेपन अब पुराने हो चुके हैं। फिर जाहिर है हम भारत की रणनीतिक कमजोरियों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हमारी नई डिफेंस डॉक्ट्रिन की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नई तरह की जंग, और इसकी कहानी लिखी है ईरान ने अपनी एक एसिमेट्रिक जीत के साथ। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास कोई खास एयरफोर्स नहीं है, कोई बड़ी नेवी नहीं है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर को सीधी चुनौती दे देता है। कैसे, यही तो समझना है। कहानी का केंद्र है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। इसे दुनिया के सबसे महफूज मिलिट्री बेसेस में से एक माना जाता था। पर हुआ क्या, ईरान ने करीब 30 ड्रोन का एक झुंड, एक स्वॉर्म और साथ में कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी, और उनके इस कोऑर्डिनेटेड अटैक ने अमेरिका के सबसे कीमती जासूसी विमान E3 सेंट्री को तबाह कर दिया। सिर्फ वही नहीं, KC-35 टैंकर, F-35 फाइटर जेट्स और MQ-9B ड्रोन्स भी इसकी चपेट में आ गए। नतीजा, तबाही इतनी बड़ी थी कि अमेरिका को सीज फायर के लिए बात करनी पड़ी। ये मिलिट्री इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ था। तो सवाल वही है, ईरान ने ये कर कैसे दिखाया। चलिए अब उनकी उस प्लेबुक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उस रणनीति को समझते हैं जो सस्ती टेक्नोलॉजी और विदेशी इंटेलिजेंस के एक, कह सकते हैं, जानलेवा कॉम्बिनेशन पर टिकी थी। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, जिसे हम एसिमेट्रिक किल चेन कह सकते हैं, बस 3 स्टेप्स पर आधारित थी। स्टेप 1 सैटेलाइट से जासूसी यानी रिकॉनेसेंस। स्टेप 2 इंडिपेंडेंट नेविगेशन, यानी ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिस पर दुश्मन का कंट्रोल न हो। और स्टेप 3 ओवरवेल्म विद मास, मतलब इतनी बड़ी तादाद में हमला करो कि दुश्मन संभल ही ना पाए। और हाँ, इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव विदेशी टेक्नोलॉजी पर रखी गई थी ताकि अमेरिका के दबदबे को बाईपास किया जा सके। तो पहला कदम था जासूसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली जानकारी। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इसके लिए चीन के TEO-1B स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। अब इसकी खासियत समझिए, इसका रेजोल्यूशन है 0.5 मीटर, मतलब ये सैटेलाइट स्पेस से जमीन पर इतनी साफ तस्वीरें ले सकता है कि किसी प्लेन का टेल नंबर तक पढ़ ले। बस इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान ने खाड़ी के देशों में मौजूद हर अमेरिकी बेस, हर रडार इंस्टॉलेशन, यहाँ तक कि हर एयरक्राफ्ट के पार्किंग स्लॉट तक की मैपिंग कर ली। अब आता है स्टेप 2 नेविगेशन। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हमला करने पर अमेरिका सबसे पहले अपना GPS जैम कर देगा, तो उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने इस्तेमाल किया चीन के बेडू नेविगेशन सिस्टम का। अब फर्क देखिए, अमेरिका का GPS 24 सैटेलाइट्स पर चलता है, वहीं चीन के बेडू के पास 45 सैटेलाइट्स का एक ज्यादा बड़ा और मजबूत नेटवर्क है। और इसकी मिलिट्री ग्रेड एक्यूरेसी कितनी है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की GPS जैमिंग की कोशिशें पूरी तरह से बेअसर हो गईं। और फिर आया फाइनल स्टेप, तीसरा कदम, दुश्मन को तादाद से कुचल देना। स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि हम बेहतर हथियार से जीतेंगे, नहीं,
स्ट्रैटेजी थी कि हम इतने हथियार भेजेंगे कि दुश्मन गिन भी ना पाए। ईरान ने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों का एक ऐसा झुंड, एक ऐसा स्वॉर्म भेजा कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भी उसके सामने घुटने टेक गए। उन्होंने दुश्मन की रक्षा करने की पूरी क्षमता को ही सैचुरेट कर दिया, चोक कर दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या हमारे अरबों खरबों डॉलर के सुपर वेपन्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और टैंक, जो कल तक हमारी ताकत का प्रतीक थे, क्या वो आज के नए जंग के मैदान में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं? सीधे शब्दों में कहें तो क्या हमारे ये बिलियन डॉलर प्लेटफॉर्म्स अब बिलियन डॉलर टारगेट्स में बदल चुके हैं? बस यही एक सवाल है जो आज दुनिया की हर बड़ी मिलिट्री पावर की नींद उड़ाए हुए है। ये है नए बैटलफील्ड का, कह लीजिए, क्रूर हिसाब किताब। सोचिए, 13 बिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर उसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक झुंड डुबो सकता है। एक 50 से 70 करोड़ का मेन बैटल टैंक उसे सिर्फ $25,000 का एक छोटा सा ड्रोन कबाड़ में बदल सकता है। एक $100 मिलियन का एडवांस फाइटर जेट उसे $20,000 का कामिकाजी ड्रोन बेकार कर सकता है। और ये कोई थियरी नहीं है, हमने ये सब रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष तक में अपनी आंखों से देखा है। ये जो कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो है ना, वो अब पूरी तरह से ट्रेडिशनल मिलिट्री ताकतों के खिलाफ जा चुका है। तो अब सबसे जरूरी बात, इन सबका भारत के लिए क्या मतलब है? अब वक्त है कि हम ईरान के इस संघर्ष से मिले सबक को सामने रखकर भारत की अपनी रणनीतिक कमजोरियों का एक रियलिटी चेक करें। हमारी कमजोरियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है हमारा अपना देसी नेविगेशन सिस्टम नेविक। इसकी जरूरत हमें तब महसूस हुई जब 1999 में कारगिल जंग के दौरान अमेरिका ने हमें जीपीएस डेटा देने से साफ मना कर दिया था। हमने सिस्टम तो बना लिया, लेकिन आज की हकीकत ये है कि हाल की रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इसके कई सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक्स फेल हो चुकी हैं और इसने सिस्टम के मिलिट्री उपयोगिता पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। ये चार्ट नेविक की मौजूदा हालत को साफ साफ दिखा रहा है। हमारे पास कुल 7 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें से 4 काम नहीं कर रहे हैं, यानी 57% सिस्टम नॉन ऑपरेशनल है। और सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का चलना जरूरी है। हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 3। इसका मतलब सीधा है, हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम भरोसे के लायक नहीं है और ये हमारी सेना के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। अब आते हैं दूसरी बड़ी कमजोरी पर, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भरता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा राफेल फाइटर जेट। हमें जेट तो मिल गया, लेकिन फ्रांस ने उसका सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से उसमें कोई देसी हथियार नहीं लगा सकते, उसके रडार को अपग्रेड नहीं कर सकते। जैसा कि ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जेट तो हमारा है पर उसका दिमाग पेरिस कंट्रोल करता है, और इसे आत्मनिर्भरता तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और फिर है ड्रोन गैप, मतलब हमें जरूरत है सस्ते हमलावर ड्रोन्स के झुंड की, जैसा ईरान के पास है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? हम $3.5 बिलियन खर्च कर रहे हैं सिर्फ 31 MQ-9B सर्वेलेंस ड्रोन्स खरीदने पर। ये निगरानी ड्रोन्स हैं, हमलावर नहीं। अब जरा सोचिए, इसी $3.5 बिलियन में हम 7,000 से भी ज्यादा ईरानी स्टाइल के अटैक ड्रोन्स बना सकते थे। ये जो हमारी खरीद की रणनीति में असंतुलन है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? इस नए दौर की जंग के लिए भारत को कौन से कदम उठाने होंगे? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन्हीं जरूरी कदमों का एक साफ रोड मैप देखते हैं। भारत के लिए 3 सबक बिल्कुल साफ हैं और यही हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, हमें अपनी संप्रभुता हासिल करनी होगी। इसका मतलब है नाविक सिस्टम को फौरन ठीक करना होगा और हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट्स बनाने के काम में तेजी लानी होगी। नंबर 2, झुंड की ताकत को अपनाना होगा। हमें अपनी खरीद की सोच बदलनी होगी। कुछ महंगे प्लेटफॉर्म्स के बजाय हजारों की तादाद में सस्ते असरदार ड्रोन और मिसाइल बनाने पर जोर देना होगा। और नंबर 3, ओन द कोड, यानी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल। हमें विदेशी प्लेटफॉर्म्स के सोर्स कोड की मांग करनी होगी और अपने खुद के सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना होगा। तो एक बात तो तय है, युद्ध का मैदान बदल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। असली सवाल अब ये है कि क्या हमारी सोच भी उसके साथ बदली है? से सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज भाई, सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज भाई।